सीएम मनोहर लाल करेंगे औद्योगिक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। इन्वेस्टर मीट को लेकर की जाएगी चर्चा। हरियाणा में बिजनेस लाने के चलते अगले साल मार्च में होने वाली इन्वेस्टर मीट के मद्देनजर सीएम मनोहर लाल आज एक बैठक करेंगे। सीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में औद्योगिक विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहेंगे। बैठक में मीट को लेकर किस तरह की रूपरेखा तैयार की जाएगी और क्या क्या खास रहेगा, इस पर मंथन किया जाएगा। गौरतलब है कि हैपनिंग हरियाणा नाम से होने वाली इस मीट की तारीख 2 बार टल चुकी है। सबसे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि ये कार्यक्रम गुड़गांव में जनवरी में होगा। उसके बाद इसकी तारीख 1 और 2 फरवरी को तय की गई। अब इसे मार्च के पहले सप्ताह तक आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन बजट सत्र और त्योहारी सीजन होने की वजह से इसमें भी संशय है। इन्वेस्टर मीट की तारीख पहले ही 2 बार आगे बढ़ा दी गई है। इस बार भी ये तारीख कायम रह पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। नेशनल हेराल्ड मामले में गुस्साए कांग्रेसी आज करेंगे रोष प्रदर्शन। अशोक तंवर आज फरीदाबाद में निकालेंगे पैदल मार्च। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आज हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर की अगुवाई में प्रदर्शन होने वाला है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठे होकर फरीदाबाद में रोष प्रदर्शन करेंगे। साथ ही पैदल मार्च भी निकाला जाएगा। ये मार्च नगर निगम ऑफिस से शुरू होकर सेक्टर 12 तक चलेगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर ने नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अपनी कमियां छुपाने के लिए केंद्र सरकार गलत हथकंडे अपना रही है। गौरतलब है कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने नेशनल हेराल्ड मामले में हुड्डा के भी औने पौने दामों पर पंचकुला का प्लॉट बेचने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि द एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी AJL कंपनी के पास नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक है। AJL के पास 90 करोड़ रुपए की देनदारियां थी। फरवरी 2011 में कांग्रेस ने AJL को 90 करोड़ का कर्ज दिया था। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में हुड्डा का नाम आने के बाद से हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ता और भी बौखला गए हैं। आज रिटायर्ड कर्मचारी सरकार के खिलाफ बोलेंगे हल्ला। पंजाब समान वेतन की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन। पंजाब के समान पेंशन देने तथा अन्य मामलों को लेकर रिटायर्ड कर्मचारी संघ आज हिसार लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन करेगा। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की माने तो सरकार इस मामले में रिटायर्ड कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किस आधार पर यह कहा कि हरियाणा के पेंशनरों को पंजाब से ज्यादा पेंशन मिलती है। पंजाब के पेंशनरों को 65 वर्ष की उम्र में 5% मूल पेंशन, 70 की उम्र में 10%, 75 की उम्र में 15% मूल पेंशन में बढ़ोतरी होती है। हरियाणा में सीधे ही 80 वर्ष की उम्र में 20% मूल बढ़ोतरी होती है। नेताओं ने कहा कि अगस्त में मुख्यमंत्री की संघ नेताओं से बातचीत हुई थी। मुख्यमंत्री ने मांग पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था, मगर अब तक सरकार ने मांगों की ओर कोई गौर नहीं किया। हिसार के अलावा भी रिटायर्ड कर्मचारी प्रदेश के अन्य इलाकों में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। OSD जवाहर यादव से मिलेगा हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ। स्कूलों को मान्यता देने के साथ अन्य मामलों पे होगा मंथन। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव और प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मुलाकात करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ निजी स्कूलों की मान्यता देने और अन्य मामलों पर हरियाणा भवन में बैठक हुई थी। इसमें 3 जून 2011 के नोटिफिकेशन के तहत स्कूलों को एक कमरा, एक कक्षा के तहत बिना भूमि की शर्त के आधार पर 8वीं कक्षा तक मान्यता देने, 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए तीसरी मंजिल के लिए भूमि में 30% की छूट देने संबंधी सहमति हुई थी। स्कूल संचालक की माने तो इन मांगों का नोटिफिकेशन होने से पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल संचालकों को निरीक्षण के नाम पर परेशान करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से प्राइवेट स्कूलों और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी बनी हुई है। हरियाणा में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल। राज्य चुनाव आयोग ने किया चुनाव की तारीखों का ऐलान। 10, 17 और 24 जनवरी को डाले जाएंगे वोट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार पूरे हरियाणा को था। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब ये साफ हो गया है कि हरियाणा में पंचायत के चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे, जिसके तहत पहले चरण की वोटिंग 10 जनवरी को होगी, दूसरे चरण के लिए 17 जनवरी तो वहीं तीसरे चरण के लिए 24 जनवरी की तारीख को तय किया गया है। जो हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं वहां पर आयोग द्वारा सभी जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि यदि वो
सिचुएशन की सेंसिटिविटी को समझते हुए वीडियोग्राफी यदि पूरी करानी चाहें तो उनको आयोग की तरफ से अनुमति दी गई। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने मतदान का दिन रविवार तय किया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तेज हुई सियासी हलचल। मनोहर सरकार ने कहा अपने सिंबल पर नहीं लड़ेंगे चुनाव और शिक्षित हाथों में होगी पंचायतों की कमान। पार्टी ने इस ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव को अभी सिंबल पर लड़ने के लिए अभी तय नहीं किया है और ये चुनाव आपसी भाईचारे का एक चुनाव होता है, इसलिए पार्टी सिंबल की बजाय आपस में मिल बैठ करके अच्छे लोगों को चुनाव में लोग लाएं। कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि भाई हम चुनाव को मतलब सरकार चुनाव को लेट करना चाहती है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय लिया है, कानून का सम्मत नहीं है निर्णय। लेकिन अब सबके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया है कि वो निर्णय सही है, देश के हित में है। और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद अभी ये केवल हरियाणा का मुद्दा नहीं है, अब ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगा। जनता बहुत उत्साह से इन चुनाव में हिस्सा लेगी और जैसा हमने वादा किया था कि हम शीघ्र चुनाव कराना चाहते हैं, हमने वो वादा पूरा कर दिया। मैं हरियाणा की जनता को बधाई भी देना चाहता हूं कि अब हरियाणा के अंदर पहली बार पढ़ी लिखी पंचायत बनेगी और हरियाणा के गांव का विकास होगा। गांव को पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलेगा और विकास के अंदर जो भागीदारी और जो हम विकास करना चाहते हैं, जो हमारी सरकार विकास करना चाहती है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। हालांकि विपक्ष भाजपा सरकार को कई बार ये चुनौती दे चुका है कि सरकार अपनी ही पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़कर दिखाए, हकीकत पता चल जाएगी। लेकिन अब पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि भाजपा अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार। कहा रसूखदारों से क्यों नहीं की जाती बिलों की रिकवरी, 1 महीने के अंदर देनी होगी स्टेटस रिपोर्ट। बिजली की बड़ी दरों को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार रसूखदारों से पेंडिंग बिलों की रिकवरी क्यों नहीं करती और इसका बोझ आम आदमी पर ही क्यों डाला जा रहा है। वहीं बिजली चोरी पर बोलते हुए कोर्ट ने कहा कि बिजली चोरी पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। आम आदमी को मिलने वाले बिल का 60% भाग बिजली चोरी में चला जा रहा है। वहीं कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 महीने के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने ये फटकार एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए लगाई। गौरतलब है कि पिछले महीने हरियाणा सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके बाद प्रदेश भर में इसका जमकर विरोध हुआ था। विपक्ष ने जगह जगह धरनों के साथ कई जगह ज्ञापन भी सौंपे थे। माननीय न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई है उनको रिप्लाई ना फाइल करने के लिए और कॉमन मैन के हित में बोलते हुए ये कहा भी आप इनके बारे में क्यों नहीं सोचते। जो एक बड़ी मुश्किल से अपनी लॉ अबाइडिंग पर्सन है, जो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके रोटी खाता है, उसके ऊपर ही बार बार आप बर्डन क्यों डाल रहे हो। वही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी मुकर्रर की है। हाईकोर्ट से पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी को बड़ा झटका। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई रोक। सीएलयू सीडी कांड में फंसे हरियाणा के पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें लोकायुक्त की ओर से दी गई एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही डबल बेंच ने फौजी को नोटिस कर जवाब मांगा है। हुड्डा सरकार में हुए रामकिशन फौजी के स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये मामला लोकायुक्त कोर्ट में पहुंचा था और लोकायुक्त ने फौजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश भी की थी, जिसे फौजी ने हाईकोर्ट में चुनौती भी दी। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने फौजी को राहत देते हुए लोकायुक्त के फैसले को खारिज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार की अपील के बाद मामला एक बार फिर खुल गया है और डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए फौजी को बड़ा झटका दिया है। गौरतलब है कि इनेलो की तरफ से रामकिशन फौजी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन कर सीडी जारी की गई थी, जिसमें रामकिशन फौजी सीएलयू के एवज में 5 करोड़ रिश्वत मांगते दिखाया गया था। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है पूर्व सांसद अवतार सिंह बढ़ाना। 17 दिसंबर को अपने जन्मदिन के बहाने करेंगे शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर भी इशारों में साधा निशाना। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का दामन थामने वाले फरीदाबाद के पूर्व सांसद अवतार सिंह बढ़ाना 17 दिसंबर को अपने जन्मदिन के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इस मौके पर फरीदाबाद में ही एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। बढ़ाना ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल होंगे।
समाज के प्रमुख नेताओं ने मेरा जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया है। उस कार्यक्रम में सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है और सदैव मेरे चाहने वाले और मुझ पर जो आशीर्वाद है देश भर से, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत देश भर से लोग वहां उपस्थित होंगे, मुझे आशीर्वाद मिलेगा। इस दौरान भड़ाना ने इशारों ही इशारों में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर हमला बोला और कहा कि कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हें लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए। भड़ाना ने कहा कि वोट मोदी के नाम पर मिले थे। जो राजनीति में ये कहते हैं कि मैंने लोकसभा चुनावों में उसे हरा दिया, वो अपना दिमाग ठीक रखें, अगली बार वो पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। भड़ाना ने खुद को राष्ट्रीय नेता बताते हुए मोदी की तारीफ की और कहा कि वो पार्टी में किसी पद की इच्छा से नहीं आए। मोदी जी ने इस हिंदुस्तान का दुनिया में लोहा मनवाया है। राष्ट्र निर्माण के लिए वो काम कर रहे हैं वो कि जिसकी आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल होंगी। वो सिर्फ लोग उसे रोकना चाहते हैं मोदी जी को, उन्होंने दुनिया में लोहा मनवा दिया। 4 बार सांसद रह चुके भड़ाना 2014 के लोकसभा चुनावों के वक्त कांग्रेस में थे और उसके बाद इनेलो में शामिल हुए और फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि जन्मदिन के इस कार्यक्रम के बहाने वो अपनी राजनीति में खोई जमीन वापस पाना चाहते हैं। चंडीगढ़ में अफवाहों का बाजार दिन भर रहा गर्म। पुल के नीचे लाश दबी होने की मची अफवाह, निकला कुछ और। अफवाहें किस तरह से खबर का रूप लेती हैं, इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में, जहां किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके जानकारी दी कि बापूधाम पुल के नीचे एक लाश दबी हुई है, जिसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे। इतना ही नहीं, शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। प्राथमिक जांच में किसी महिला का शव नजर आ रहा था, क्योंकि मिट्टी के ऊपर केवल बाल नजर आ रहे थे, जिसके बाद एसडीएम को भी बुलाया गया। मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। थाना पुलिस ने उसकी खुदाई शुरू की। देखते ही देखते खुदाई पूरी हुई तो कपड़े में लिपटी हुई एक लाश मिली। लाश में लिपटे कपड़े को हटाया गया तो उसके बाद हर कोई हैरान हो गया जब कपड़े से कुत्ते का शव निकला। वही इस अफवाह ने साबित कर दिया कि अगर इन अफवाहों को जल्द ना रोका जाए तो ये खतरनाक स्तर पर फैल सकती हैं। छछरौली में बदमाशों का आतंक, बंदूक की नोक पर लूटे 34 लाख, वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन वो लूट की वारदातों को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छछरौली से सामने आया है, जहां बदमाशों ने सरेआम एक व्यापारी से बंदूक के दम पर 34 लाख रुपए लूटे और जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी रघुवीर सिंह के मुताबिक वो एडवांस लेने के लिए देहरादून गए हुए थे, लेकिन वापसी में बदमाशों ने उनसे सारे पैसे लूट लिए। 3 पार्टियों से पेमेंट लेकर आए, 34 लाख रुपए। रास्ते में कोई गाड़ी आई, वरना उसके आगे हमारी गाड़ी के आगे रोक कर उन्होंने सरिये से शीशा तोड़ा और रिवाल्वर रखा, गाड़ी भी ले गए, पैसे भी ले गए जी। थोड़ी देर बाद हमारे आदमी अपना वहाँ से पैदल पहुँचते पुलिस स्टेशन पहुँचे। उन्होंने पुलिस स्टेशन वहाँ का कंप्लेंट करी, पुलिस वालों की ही इंफॉर्मेशन हमारे पास गई, हम यहाँ आए जी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। गुड़गांव में दुरुस्त होगी ट्रैफिक व्यवस्था, गुड़गांव पुलिस ने सरकार को लिखा लेटर, 3000 जवानों की उठाई मांग। गुड़गांव में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गुड़गांव पुलिस ने सरकार को एक पत्र लिखकर गुड़गांव में जवानों की कमी को पूरा करने की मांग की गई है। वहीं गुड़गांव में अभी भी 3000 ट्रैफिक जवानों की जरूरत है, जिसको देखते हुए गुड़गांव पुलिस ने जवानों की मांग की है। इसके साथ ही दावा किया है कि ट्रैफिक जवानों की तैनाती के बाद गुड़गांव में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगी। गुड़गांव पुलिस को उम्मीद है कि जब ट्रैफिक बेड़े में जवानों की संख्या पूरी हो जाएगी तो लोगों को सुविधा के साथ साथ सुरक्षा और जाम से भी निजात मिलेगी। गुरुद्वारा टिकाना साहिब विवाद में अब नेता भी कूदे। भाजपा नेता कांता अलड़िया ने अपनी पार्टी के विधायक की निकाली शव यात्रा, लगाए कई संगीन आरोप। रोहतक के गुरुद्वारा टिकाना साहिब का मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है और अब तो उसमें खुलकर राजनीति भी शुरू हो गई है।
और राजनीति भी इतनी बड़ी की एक ही पार्टी के दो नेता आमने सामने हो गए हैं। बीबी दलजीत कौर की समर्थक और भाजपा नेत्री कांता आलड़िया ने विधायक मनीष ग्रोवर पर इस मामले में दूसरे पक्ष से मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं अपने समर्थकों के साथ कांता ने शहर भर में मनीष ग्रोवर की शव यात्रा भी निकाली। बाद में विधायक के कार्यालय के पास ही वो शव यात्रा जलाकर खत्म कर दी। कांता आलड़िया ने विधायक मनीष ग्रोवर पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि वे महिला विरोधी हैं और भ्रष्टाचारियों से घिरे हुए हैं। मैंने उसको करीब 1 महीने का समय दिया। आखिरी में रवि गुगनानी, डोली सरदार, इन सबको सामने बिठा कर विधायक ने और ये ऑफर दी कि बीबी को पैसा दे दो, और मुझे भी कहा कि आप पीछे हट जाओ, बीबी की कोई औकात नहीं, बीबी के पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए मैं इस मुद्दे को लेके विधायक को दोषी ठहराती हूँ। और क्योंकि इस विधायक को बनाने वाले हम लोग। कांता आलड़िया ने अपनी सरकार को चेतावनी दी कि अगर इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो वो पहले करनाल और फिर चंडीगढ़ में विधायक का पुतला फूकेंगे। प्रदेश में एसजीपीसी की सभी गुरुद्वारों से अपील, गुरुद्वारों में धार्मिक सेवादारों का होना जरूरी, धार्मिक ग्रंथ के खंडित होने पर उन्हें गुरुद्वारों में जमा कराएं। पिछले दिनों अंबाला में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के बाद शांति व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए अब हरियाणा में एसजीपीसी ने सभी गुरुद्वारों से अपील की है कि गुरुद्वारों में एक सेवादार का होना जरूरी है। इसके साथ ही एसजीपीसी के मुताबिक गुरुद्वारों के बाहर एक होर्डिंग लगाई जाए जिसमें ग्रंथ साहिब का आखिर कैसे ख्याल रखा जाए इसके बारे में बताया जाए। साथ ही ये जानकारी भी साझा की जाए कि जब ग्रंथ साहिब या गुटका साहिब खंडित हो जाते हैं तो उन्हें बड़े गुरुद्वारों में जमा करवाया जाए। तुम्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि जानकारी का अभाव है। जो भी पुरातन पोथियाँ हैं, गुटके हैं, गुरबाणी की जितने भी पोथियाँ जो धार्मिक सामग्री है उसको जल प्रवाह का हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्पेशल संस्कार किया जाता है। हम कोशिश करेंगे सभी गुरुद्वारा साहिबान के आगे होर्डिंग वगैरह लगाएंगे ताकि पता लग सके कि कैसे संस्कार करना है, और जो नहीं खुद कर सकता वो आकर के गुरुद्वारा साहब दे दे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसके लिए स्पेशल तत्पर है, उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें हम उनका संस्कार कर दिया जाएगा। ये होर्डिंग हर गुरुद्वारा साहब के आगे लगाने की हमको। गौरतलब है कि अंबाला में कुछ दिनों पहले धार्मिक ग्रंथ के कुछ पन्ने माइनर में पड़े मिले थे, जिसके बाद अंदेशा लगाया जा रहा था कि उन्हें किसी ने जल में प्रवाह किया होगा। उसके बाद से ही ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों को रेलवे की नई सौगात, बस कुछ दिनों के इंतजार के बाद शुरू होगी जींद सोनीपत रेलवे लाइन। चीफ रेलवे अधिकारियों के निरीक्षण के बाद यात्री उठा सकेंगे लाभ। लंबे वक्त से जींद सोनीपत रेलवे लाइन का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने साल 2015 में ही जींद सोनीपत रेलवे लाइन शुरू करने का दावा किया है। रेल लाइन पर दिसंबर महीने के आखिरी में ही मालगाड़ी शुरू कर दी जाएगी। जींद सोनीपत रेल लाइन को अंतिम रूप देने के लिए गांव पांडु पिंडारा में जींद सोनीपत रेलवे लाइन को जोड़ा गया है। पांडु पिंडारा रेलवे स्टेशन पर 2 लाइनों के जुड़ जाने से अब रेलवे जंक्शन घोषित कर दिया जाएगा। 29 या 30 दिसंबर को चीफ रेलवे सेफ्टी अधिकारी नए रेल मार्ग जींद सोनीपत का निरीक्षण करेंगे और इसका ट्रायल लिया जाएगा। इसके बाद ही रेल मार्ग पर यात्री गाड़ियों का आवागमन शुरू हो पाएगा। अभी गाड़ियां फिलहाल तो जो रूटीन में गाड़ियां चलती हैं वही रहेंगी। अभी नई गाड़ी का जो स्टेशन खुलना था बम्बेवा और गोना साइड में अभी चालू नहीं हुई है, जल्दी चालू होने की संभावना है। फिलहाल तो पिंडारा को ब्लॉक स्टेशन बना दिया गया है। जो कल या परसों से लगातार गाड़ियाँ पैसेंजर अपने यहाँ ड्राइवर के साथ सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार जो है हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे कदम उठा रही है। इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है हमारे लिए पिंडारा से पानी इस गोहाना और सोनीपत के लिए ट्रेन शुरू की है नई, उससे जो यहाँ के यात्री हैं उनको आसानी रहेगी आने जाने में। जींद से सोनीपत रेलवे लाइन जुड़ने से दिल्ली का रास्ता और भी आसान हो जाएगा और यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुक्केबाज मनोज कुमार ने लिखा पीएम मोदी को लेटर, कहा कि डीएसपी नहीं बना रही है हरियाणा सरकार। कैथल के ओलंपियन मुक्केबाज मनोज कुमार ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। मोदी को भेजे लेटर में मनोज ने कहा कि हरियाणा की पिछली सरकार के समय में उनके साथ भेदभाव हुआ था।
क्योंकि वो उत्तरी हरियाणा से हैं। लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बात सुनी जाएगी। मनोज का कहना है कि उनकी उपलब्धि बाकी खिलाड़ियों से कम नहीं है, लेकिन उन्हें डीएसपी का पद नहीं दिया गया। मनोज ने लेटर में लिखा है कि लोगों ने आपकी सरकार को बहुत आशाओं से चुना था, लेकिन आज भी कुछ करप्ट लोगों की वजह से उन जैसे खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मनोज ने मोदी से अपील की है कि वो इस मामले में उनके साथ न्याय करें। मनोज इससे पहले भी हरियाणा के सीएम के अलावा 22 विधायकों और कुछ मंत्रियों को लेटर लिखकर डीएसपी बनाए जाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार खेल नीति के तहत उन्हें कोच का पद ऑफर कर चुकी है। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरुपर्व आज, जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन, सरकारी छुट्टी का ऐलान। 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरुपर्व आज हरियाणा और पंजाब में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूबे के गुरुद्वारा साहिबों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जा रहे हैं। वहीं कई रागी कीर्तन भी करेंगे। गुरु विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गुरु तेग बहादुर को अद्वितीय माना जाता है। गुरु जी का बलिदान केवल धर्म पालन के लिए ही नहीं अपितु समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत की खातिर बलिदान था। धर्म उनके लिए सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन विधान का नाम भी था। अपना सर्वस्त्र न्यौछावर करने वाले गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर भी कहलाए गए। वहीं गुरुद्वारे के साथ साथ जगह जगह लंगर प्रसाद की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन, पंजाबी गायकों ने बांधा समा। चंडीगढ़ को रॉक गार्डन जैसी खूबसूरत धरोहर देने वाले पद्मश्री नेकचंद जी का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम के साथ रॉक गार्डन में मनाया गया। 12 दिसंबर से शुरू हुआ नेकचंद दिवस फेस्टिवल गृह सचिव अनुराग अग्रवाल की उपस्थिति में समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न प्रतिभागियों के विजेताओं को भी गृह सचिव ने सम्मानित किया और पंजाबी गायक सिरदुल सिकंदर ने पंजाबी गाने गाकर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं गृह सचिव ने एक बार फिर चंडीगढ़ वासियों को नेकचंद जी के जन्मदिवस की ढेर सारी बधाइयां दी। नेकचंद को लेकर हुए इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ वासियों समेत बाहरी राज्य से आए हुए दर्शकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।